Hello students, welcome to our channel DGT, the hub of knowledge. Students, educational and motivational videos के लिए लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। भी कुछ कोर्सेज डिस्टेंस लर्निंग में है। डिस्टेंस लर्निंग मतलब आप घर बैठे आप ये पेपर दे सकते हैं, पढ़ाई खुद करके आप विदाउट अटेंडिंग द कॉलेज यू कैन गिव द पेपर। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस लर्निंग थ्रू मुंबई यूनिवर्सिटी। आप कर सकते हैं कुछ सर्टन कोर्सेज मुंबई यूनिवर्सिटी ने अवेलेबल करके आपको दिया हुआ है। विदाउट गोइंग टू कॉलेज यू कैन गो फॉर द डिस्टेंस लर्निंग ऑल्सो इफ यू प्लानिंग फॉर समथिंग डिफरेंट। जो कॉलेज जो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो काम करने वाले हैं, जिनका फैमिली बैकग्राउंड बराबर नहीं होता है, दे डू वांट टू गो फॉर द वर्क, तो ऐसे लोगों के लिए डिस्टेंस लर्निंग आल्सो इज गुड ऑप्शन फॉर देम। और डिस्टेंस लर्निंग आल्सो कैन बी बेस्ट ऑप्शन दोज हु वांट टू गो फॉर द डिफरेंट कोर्सेज, जैसे सीए करना है, क्या करना है, तो उसके लिए भी आप उसका हेल्प ले सकते हैं, बट टेक अ प्रॉपर गाइडेंस बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। Okay student, so this is about the BAF and graduation post graduation course पार्ट 2 में आई हैव एक्सप्लेन यू द BAF एंड द BBI। आई होप सो कि आपको एक यू गेट अ ग्लांस ऑफ व्हाट इज अ BAF एंड व्हाट इज अ BBI, बराबर ना। सो नाउ आई एम टर्निंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इंटरनेशनल प्रोफेशनल कोर्स। अभी इंडिया में नहीं, इसकी धूम ज्यादा है। इंटरनेशनल प्रोफेशनल कोर्स आज जो डिग्री लेवल पे ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनकी बात यही चलता है। क्या चलता है? सीएफए करना है, सीएफए करना है, एफआरएम करना है, सीएमए करना है। तो स्टूडेंट मुझे इसका एक शॉर्ट आपको बताना है, बिकॉज एक्चुअली आप 12th में है, बट आपका एम हाई रखना है, आपको करियर प्लानिंग पूरा एंड तक लॉन्ग टर्म भी करना है, शॉर्ट टर्म भी प्लानिंग करना है। तो आपको मैं इंटरनेशनल प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में भी शॉर्टली में बताने वाला हूँ। आपके स्क्रीन में सीएफए है, एक है एफआरएम है, और एक है सीएमए है। दैट इज राहुल अभिजीत सर ने बताया आपको, दैट इज आईसीडब्ल्यू, अपनी इंडियन कॉस्ट वर्क मैनेजमेंट जो है आईसीडब्ल्यू है, उनके तहत ये होता है, दैट इज इंडियन सर्टिफिकेशन। बट ये सीएमए जो होता है ना, वो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन भी होता है। ओके उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। बट सबसे पहले विल स्टार्ट विद द सीएफए। सीएफए के बारे में, दिस इज इंटरनेशनल प्रोफेशनल कोर्स, इसके बारे में जानना हम स्टार्ट करेंगे। ओके सो सीएफए दैट इज कॉल्ड चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, इज दैट सीएफए, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट is a professional course. ये प्रोफेशनल कोर्स है, एंड दिस इज ऑफर्ड बाय इंटरनेशनल, दिस इज ऑफर्ड इंटरनेशनली। ये सीएफए कोर्स अपने इंडियन लेवल का नहीं है, इंटरनेशनल ये कोर्स लेवल पे ऑफर किया है बाय द सीएफए इंस्टीट्यूट। सीएफए खुद एक इंटरनेशनल बॉडी है, उन्होंने ये कोर्स लॉन्च किया हुआ है अपने इंडिया में। आज इसकी बहुत चलती है। टीवाई के बाद, टीवाई बीकॉम के बाद, टीवाई बैफ के बाद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गो फॉर द सीएफए, बिकॉज सीए करने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो दे कैन गो फॉर द विद इन 2 साल के अंदर आपके पास सीएफए आ जाता है हाथ में। उसका भी एक ट्रिक है, वो आपको बताएंगे बाद में। ओके सो इन दिस प्रोग्राम, दिस जो सीएफए जो प्रोग्राम है ना, दिस कवर्स अ ब्रॉड रेंज ऑफ अलग अलग टॉपिक इसमें कवर किया जाता है। रिलेटिंग टू द इन्वेस्टमेंट होता है, इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया जाता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सीएफए फाइनेंशियल एनालिस्ट। अब इसमें क्या है, जैसे एग्जांपल देखिए, आपके पास स्टूडेंट्स एग्जांपल पकड़ लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए कहाँ पे जमा करना है, कहाँ डिवाइड करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड में डालो, शेयर में डालो, फिक्स डिपॉजिट में डालो, बैंक में डालो, इधर डालो, ये डिसीजन लेना हो जो होता है, सीएफए नॉर्मली हेल्प करता है, एनालाइज करता है कि आपको एनालाइज करके ऐसा आपको पोर्टफोलियो मैनेज करना उसका मेन काम होता है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, स्टॉक बॉन्ड्स, ये जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट के शेयर्स होते हैं, गवर्नमेंट के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इनके इससे रिलेटेड नॉर्मली ये सीएफए काम करता है। तो जिनको शेयर्स के बारे में जानना होता है, जिनको ज्यादा शेयर्स में इंटरेस्ट है, जिनको स्टॉक में इंटरेस्ट है, जिनको बॉन्ड्स में इंटरेस्ट है, जिनको एनालाइज करना है, पोर्टफोलियो मैनेज करना है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। आपके पास 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख में से 10,000 कहाँ डालना है, यहाँ पे डालना है, यहाँ पे डालना है, यहाँ पे डालना है, ये कौन बताएगा? प्रॉपर बताने वाला जो आदमी होता है, दैट इज कॉल्ड द चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट जॉब है ये। एंड दे ऑफर्ड अ जॉब एज अ, मतलब नॉर्मली जो कोर्स करने वाले होते हैं ना, उनको नॉर्मली जॉब मिलता है एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर का एक जॉब मिलता है, बहुत अच्छा खासा उनको सैलरी भी मिलता है। बताऊंगा आगे क्या क्या सैलरी नॉर्मली इसमें होता है। बट नॉर्मली दे गेट अ पोर्टफोलियो मैनेजर, रिसर्च एनालिस्ट, ऐसा उनका जॉब प्रोफाइल होता है, इन्वेस्टमेंट बैंकर, ऐसे नॉर्मली ये अलग अलग तरह के जॉब उनको ऑफर किए जाते हैं इफ यू गो फॉर द सीएफए। सीएफए करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको ग्रेजुएशन करना इंपॉर्टेंट होता है, या तो आपको एटलीस्ट टीवाई का अब टीवाई अपीयर्ड तो होनी चाहिए। अपीयर्ड मतलब वो देते देते टीवाई, मतलब 3rd ईयर लास्ट डिग्री का होता है, वो देते देते आपको ये एग्जाम आप दे सकते हैं। डिग्री तो होना ही चाहिए, बट टीवाई के साथ भी आप दे सकते हैं।
बराबर। तो यहाँ पे एक क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि वो आपको डिग्री लेना ही होता है। एंड देयर आर सी नॉर्मली ये जो सीएफए में ना 3 लेवल्स होते हैं, 3 लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, सिंपल होता है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 खत्म हो गया, सीएफए आपके हाथ में मिल गया सर्टिफिकेशन। एंड ये सीएफए करने के लिए आपका इन्वेस्टमेंट जो होता है स्टूडेंट, ये इन्वेस्टमेंट लगभग आपको फिर 2 से 4 लाख होता है। ये मैं इन्वेस्टमेंट बता रहा हूँ, ये एग्जाम फीस बता रहा हूँ, क्लासेस का नहीं, कोचिंग का नहीं। कोचिंग करना है तो उसका अलग चार्ज होता है। ये महंगा होता है पर जल्दी होता है। सीए सस्ता होता है। सीए जैसे राबील सर ने बताया, उसका सीए का, सीएस का, सीएमए का रजिस्ट्रेशन लगभग 20 से 25,000 होगा। 20-25,000 एग्जामिनेशन फीस, आप मैक्स टू मैक्स 5,000 तक जाएगा। सो ऑल टुगेदर आपका पूरा सीए करते करते आपका 30-40,000 जाएगा। बट समझ में आ रहा है स्टूडेंट मैं क्या बता रहा हूँ? बट यहाँ पे सीएफए में एग्जामिनेशन फीस, जो ये इंटरनेशनल बॉडी है ना, वो इसका एग्जामिनेशन फीस तीनों लेवल का मिला के ही 2 से 4 लाख तक चला जाता है विदाउट एनी कोचिंग। आपको कोचिंग करना है तो उसका चार्जेस अलग हो जाता है, जरा महंगा है, बट डेफिनेटली जल्दी होता है, आपका टाइम बचाता है। दिस इज द इसकी एक खासियत है सीएफए की, जल्दी होगा, कंप्लीट जल्दी होगा और पैसा ज्यादा लगेगा, ये उसका नेगेटिव पार्ट है। बट सैलरी इफ यू गो फॉर द सीएफए, आपने सीएफए कंप्लीट कर लेना तो यू कैन गो फॉर द इंटरनेशनल जॉब ऑल्सो। आपको इंटरनेशनल जॉब भी मिल सकते हैं। एंड आपको सुनो, और एक मैं मुझे बताना चाह रहा हूँ कि आपके अभी के जो अपने इंडियन सीए जो होते हैं, इंडियन सीए भी आजकल सीए करने के बाद दे गो फॉर द सीएफए, वो सीएफए भी करते हैं, सीए के साथ सीएफए भी करते हैं। एंड तब जाके उनका सैलरी लगभग 3,50,000 से लेके 10 लाख तक सैलरी सीएफए को मिलता है। तो सीएफए आल्सो इज गुड बोलते हैं एक जॉब प्रोफाइल आपके लिए दे सकता है इफ यू थिंकिंग अबाउट द सीएफए। अभी ये एफआरएम क्या है? एफआरएम अभी ये एक ब्रॉडर कांसेप्ट है। एफआरएम स्टैंड फॉर द फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर। फाइनेंशियल रिस्क, ये रिस्क आपका जो रिस्क होता है, रिस्क लेने की एक और एक स्टूडेंट नहीं, जैसे आपको पैसा, आपके पास जॉब करने का पैसा आता है, तो ये पैसा कहाँ पे लगाना चाहिए, आप कितना रिस्क उठा सकते हैं। जैसे आपके पिताजी अभी रिस्क नहीं ले सकते, बिकॉज अभी वो लगभग वो करियर के एंड में आ गए, आप करियर की शुरुआत कर रहे हैं, तो यू कैन टेक अ हायर रिस्क, वेयर योर पेरेंट्स कांट टेक दैट मच रिस्क। तो हर एक व्यक्ति कितना रिस्क ले सकता है, कितना रिस्क नहीं ले सकता, ये फाइनेंशियल एफआरएम कोर्स वाला जो मैनेजर जो होता है, दैट ही नोज वेल, क्योंकि उसके लिए उसने पढ़ाई किया होता है। सो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर ऑफर्ड बाय ग्लोबल, ये जो एफआरएम होता है ना, ये ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल, GARP। GARP आप सामने लोगो भी दिया हुआ है, देखो ये GARP जो ये बॉडी है, ग्लोबल बॉडी है, इसके तहत ये एफआरएम होता है। पर एफआरएम की खासियत क्या मालूम है? यहाँ पे कोई क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, आपका क्वालिफिकेशन हो या नहीं हो, आप एफआरएम कोर्स के लिए एडमिट हो सकते हैं विदाउट एनी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी। ये दिस इज अ खासियत ऑफ एफआरएम। एफआरएम सर्टिफिकेशन सेट्स अपार्ट इन द ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट में इसकी आज वाहवाह चल रही है, एफआरएम की सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा पगार इसको मिलता है एफआरएम को। एंड दैट इज रियली फैंटास्टिक जॉब है। एंड इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट ऑल्सो, बट उसमें आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ता है। ओके, गॉट इट। सो एफआरएम एग्जाम जो होता है नॉर्मली 2 हिस्सों में खत्म होता है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी प्रोफेशनल, नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कुछ भी जरूरत होता नहीं। इसका कॉस्ट लगभग, खर्चा भी कम है, 30 to 50,000 में ये नॉर्मली हो जाता है। बट सैलरी यू विल गेट फ्रॉम द एफआरएम इज लगभग 5 लाख से लेके 15 लाख ईयर। आई एम टॉकिंग अबाउट द ईयरली इतना सैलरी आपको मिल सकता है इफ यू गो फॉर द एफआरएम। आजकल बहुत सारे लोग एफआरएम के लिए भी जाते हैं। एफआरएम के बारे में शॉर्टली आपको शायद से कुछ हिंट पढ़ने चाल के भी आपको देने वाले, डेफिनेटली विल गोइंग टू गाइड अबाउट द एफआरएम एज वेल। तो एफआरएम सर्टिफिकेशन इज मोर स्पेशलाइज्ड देन द सीएफए। सीएफए चार्टर से भी ज्यादा एफआरएम बड़ा होता है। तो सीएफए एंड एफआरएम, दिस इज व्हाट इंटरनेशनल कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज आज इंडिया में इसकी बहुत धूम चल रही है। एंड ऑल्सो यू कैन चेक इट, इंटरनेट में आप जा सकते हैं, एंड बहुत सारी इंफॉर्मेशन सीएफए एंड एफआरएम स्पेशली ये 2 चीज के बारे में आप निकाल सकते हैं। सीएमए एज यूजुअल अभी सर ने बता दिया, इंडियन है, आईसीडब्ल्यू है, वैसे इंटरनेशनल यूके का भी है, इंग्लैंड का भी सीएमए अपने इंडिया में आया हुआ है, वो भी अच्छे से चल रहा है करके। तो दिस इज अबाउट द इंटरनेशनल प्रोफेशनल कोर्स। इसके बाद स्टूडेंट यू आर वेटिंग फॉर द बीएफएम, जो आज अपने इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट
पार्ट खेलने वाला है, ऐसे बोल सकता हूँ। बैचलर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बड़ी धूम, एक बड़ी बोलते उछांग छलांगे लगाने वाला कोर्स है, बैचलर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर प्रणय चालके फॉर, और उसको आगे का मैं चार्ज देने के लिए अभिजीत सर को बोलूंगा। अभिजीत सर, प्लीज मेक हिम होस्ट एंड टेल हिम टू स्टार्ट द लेक्चर। थैंक यू अभिजीत सर। प्रणय, आर यू देयर? प्रणय, हेलो प्रणय, आर यू देयर? अभिजीत सर, एक मिनट सर, आई हैव टू अनम्यूट हिम। वेट। प्रणय सालके जो है, ही इज माय स्टूडेंट, वो हमारा अपनी डीजीटी का स्टूडेंट है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इसका इंट्रोडक्शन अभी सर भी देंगे। मुझे भी मेरा हेलो student सर। है, मुझे भी यस प्रणय, जस्ट गिव मी 1 minute, लेट मी टॉक अबाउट यू कि अब प्रणय जो है अपना ही स्टूडेंट है। ही हैज डन विद बीएफएम, बैचलर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसने कोर्स किया है। बाद में फर्दर स्टडीज भी उसने किया हुआ है। नाउ ही इज जापानीज एमएनसी कंपनी में, ही इज अ सीनियर एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो देखता है। एंड मुझे लग रहा है कि ज्यादातर उन प्रणय से ही हम सुनेंगे तो बेहतर रहेगा, उसके बारे में क्या है और उसने क्या किया है और वो क्या बताना चाह रहा है बैचलर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। तो ओवर टू यू प्रणय। ओके, नाउ माइक इज विद यू। ठीक है, मैं अभी बहुत पहले टाइम से इधर समीर सर का प्रेजेंटेशन देख रहा हूँ। बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि क्या है ग्रेजुएशन, क्या है करियर प्लानिंग, और समीर सर ने अच्छे से पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। जो कि समीर सर ने एग्जैक्टली बोला कि करियर प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ऑल्सो करियर आपको एक अल्टीमेट आइडेंटिटी भी देता है, जो कि मेरे साथ भी हुआ जब मैंने बीएफएम किया। बीएफएम के बाद जब मैंने एमबीए इन फाइनेंस किया, और अभी मैं एफआरएम के लिए भी अपियर कर रहा हूँ। सो एक अलग ही आइडेंटिटी रहता है। लोग मेरे पास आते हैं, स्टूडेंट्स पूछते हैं मुझे कि यार एक करियर क्या करना चाहिए, बीएफएम ने आपने कैसे किया। सो बीएफएम मैंने 2009 में किया था। सो बीएफएम स्टैंड्स फॉर बैचलर्स इन फाइनेंशियल मार्केट्स, नॉट मैनेजमेंट। सो एक करेक्ट करना पड़ेगा, बैचलर्स इन फाइनेंशियल मार्केट्स। सो आपको ये कोर्स में पूरा फाइनेंशियल मार्केट का जो सिस्टम है, फाइनेंस सिस्टम जो अपना है, फाइनेंशियल मार्केट्स में कौन से प्रोडक्ट्स है, कैसे वो पूरा फ्रेमवर्क है, आपको पता चल जाता है। अगर मैं पूरा टेक्निकल में अगर अंदर जाऊं तो बहुत ही टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन मैं ऊपर से बताता हूँ। तो फाइनेंशियल मार्केट डिवाइड होता है 2 पार्ट में, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। तो कैपिटल मार्केट में भी अलग अलग टाइप्स है, डेट मार्केट, देन कमोडिटी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, इक्विटी मार्केट्स, डेरिवेटिव्स मार्केट। सो ये अलग अलग जो सब्जेक्ट्स है, ये आपके पूरे बीएफएम में कवर हो जाएंगे। इसका मतलब आप बीएफएम में पूरी तरह से मार्केट में जो चल रहा है, मार्केट को देखना, मार्केट को समझना, आपको समझ में आ जाएगा। कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं, जब भी हम लोग टीवी पे देखते हैं कि बाजार में चढ़ाव आ गया, बाजार उतर गया, रिसेशन आ गया, जीडीपी इतना से इतना हो गया, तो इसका इम्पैक्ट और चीजें क्या होती है, इसका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको बीएफएम में मिल जाएगा। बीएफएम कोर्स इंट्रोडक्शन इसके लिए किया था बिकॉज जब 2007 और 2008 में जो क्राइसिस हुआ था, उसके बाद लोगों के जॉब चले गए, लोगों के इन्वेस्टमेंट में लॉसेस हुए, लोगों ने सुसाइड किया। तब पता चला कि एक ऐसा कोर्स होना चाहिए जो लोगों को इन्वेस्टमेंट, और स्टूडेंट्स को, जो आने वाले यूथ है, उनको इन्वेस्टमेंट्स और मार्केट के बारे में आइडिया होनी चाहिए। अगर आप गूगल पे भी जाके चेक करोगे तो इंडिया में सिर्फ 2 to 3% लोग ही मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं। 132 बिलियन का पॉपुलेशन है, लेकिन 2 to 3% लोग ही इन्वेस्ट करते हैं। सो कितना कम नॉलेज है, कितने कम एक्सपर्ट्स है हमारे पास फाइनेंस के बारे में। तो बीएफएम में अगर मैं चेक करूँ तो आप बीएफएम में हम लोग बोलते हैं कि अरे शेयर मार्केट अभी ऊपर गया। अभी एक कंपनी में रिलायंस का भी नया न्यूज है कि रिलायंस ने सबसे बड़ा सबसे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट राइट इशू किया। तो राइट इशू का मतलब क्या है, आईपीओ आया, या आईपीओ का मतलब क्या है। तो ये सब आपको बीएफएम में जानने मिलेगा। ट्रेडिंग कैसी होती है, इसमें रेगुलेटर्स कौन है, सेबी का रोल क्या है, आरबीआई का रोल क्या है, ये सब आपको बीएफएम में पता चलेगा। बीएफएम का टोटल 6 सेमेस्टर्स है। 6 सेमेस्टर, पहला फर्स्ट ईयर पूरा आपका कॉमन रहेगा, बेसिक्स रहेगा, इंट्रोडक्शन रहेगा। लेकिन जैसे सब आगे बढ़ते जाओगे तो वैसे आपका फाइनेंस का जो नॉलेज है थोड़ा थोड़ा टफ होते जाएगा। टफ ऐसे बोल नहीं सकता, लेकिन अगर आप स्टडी करोगे अच्छे से, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अगर कर पाओगे तो आपको इजी जाएगा। तो मैंने जब गया था तो मुझे पहले से ही करना था, तो मैंने वैसे ही कोर्स सिलेक्ट किया था। मुझे इंटरेस्ट था शेयर मार्केट्स में, इसमें इन्वेस्टमेंट्स में, तो इसलिए मुझे इतना टफ नहीं लगा। लेकिन आप अगर पहले से प्लानिंग करोगे कि मुझे यही लेना है, तो आप उसके बारे में सिलेबस देखो। सिलेबस में आपको फर्स्ट ईयर का नॉर्मल दिखेगा ही, लेकिन सेकंड ईयर के बाद जो सिलेबस चालू होता है, जिसमें फॉरेक्स मार्केट आता है, जिसमें कमोडिटीज मार्केट का ट्रेडिंग आता है,
एफएक्स का आता है, जैसे करेंसी में कैसे अगर डॉलर ऊपर जाता है, रुपए के बारे में, डॉलर एप्रिसिएशन, डॉलर में डिप्रिसिएशन, ये क्या है आपको पूरा बीएफएम के करेंसी मार्केट्स में, करेंसी डेरिवेटिव्स में पूरा पता चल जाएगा। तो बीएफएम के साथ ये तो हो गया पूरा पूरा जो, तो इन शॉर्ट बीएफएम क्या है, जो फाइनेंशियल मार्केट का अगर गूगल पे जाके चेक करोगे जो पूरा फ्रेमवर्क है, वही सब्जेक्ट सब बीएफएम के अंदर डाल चुके हैं। मतलब पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम जो बीए पूरा का पूरा उसके अंदर पूरे 3 साल के सिलेबस में दे दिया है। तो उसके अलावा आप क्या है बीएफएम के अंदर, उसके अलावा बीएफएम के अंदर है अकाउंटेंसी, तो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग जरूरी है, वो एक है, स्टैटिस्टिक्स है, टैक्सेस है, लॉ है, कंपनी लॉ, बिजनेस लॉ बोल सकते हैं, वो भी उसमें आपको सीखने मिलेगा। उसके उसके अलावा और हम लोग इकोनॉमिक्स है, तो ये सब सब्जेक्ट आपको सीखने मिलेंगे। तो बीएफएम ये 3 साल का जो कोर्स है, ये 60 to 70% पूरा थियोरी बेस्ड कोर्स है, बिकॉज ये आपका पूरा बेसिक्स जो अंडरस्टैंडिंग है हर एक कंसेप्ट का क्लियर कर देता है। सो इसमें आप प्रैक्टिकल देखना चाहोगे तो स्टैटिस्टिक्स एंड अकाउंटिंग यही प्रैक्टिकल है, और डेरिवेटिव्स मार्केट का सब्जेक्ट में आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल सीखने मिलेगा, जिसमें ऑप्शन एंड फ्यूचर्स, ये स्ट्रेटजीज क्या है, ऑप्शन फ्यूचर्स क्या होता है, ये सब पता चलेगा। सो बीएफएम करते करते आप कौन से कोर्सेज कर सकते हो कि आपका बीएफएम आपको हेल्प कर सकता है कौन से कोर्सेज में। सो बीएफएम के साथ आप एनआईएसएम कर सकते हो, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स के खुद कुछ मॉडल्स है। क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन बाद में क्वेश्चंस क्या करूंगा कि बीएफएम और बैफ कौन सा बेटर है, ठीक है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट सिक्योरिटीज मार्केट, उनके कुछ मॉड्यूल्स हैं, उसमें म्यूचुअल फंड्स का मॉड्यूल है, इसमें डेरिवेटिव्स का मॉड्यूल है, फॉरेक्स का मॉड्यूल है, आप वो मॉड्यूल भी बीएफएम के साथ कर सकते हो। तो आपका क्या होगा, बीएफएम में आप ऑलरेडी मार्केट्स का तो पढ़ ही रहे हो, आपका ये सब्जेक्ट्स ऑलरेडी आ ही रहा है, उसके साथ आप अगर ये सर्टिफिकेशंस भी लोगे तो आपको एक एडेड एडवांटेज मिल जाएगा थ्रू आउट द कोर्स, और आपका नॉलेज भी बढ़ते जाएगा। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा एनएससी का भी कुछ बहुत सारे मॉडल्स एनएससी ने भी दिए हुए हैं, उसके आप एनएससी के वेबसाइट पे जाओगे, एनएससी इंडिया के करियर्स में देखोगे, नहीं तो उनके जो डाउनलोड कोर्सेज में देखोगे तो बहुत सारे कोर्सेज उधर भी है, उनके मॉडल भी आप अप्लाई कर सकते हो। 2-3,000 का कुछ तो फीस है, लेकिन उसका पढ़ाई करना पड़ेगा। इसके 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 वजह से हेल्प कैसे होगी कि आप वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप अच्छे से समझ सकते हो कि ये क्या है सब्जेक्ट्स। सो इस बीएफ, ये तो हो गया बीएफएम के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, एनआईएसएम जैसे है, और फिर एनएससी का भी सब्जेक्ट्स है। उसके बाद आता है पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब बीएफएम के बाद क्या हम लोग बोलते हैं, बीएफएम के जो लोग बीएफएम के बाद जॉब करना चाहते हैं, तो बीएफएम का जॉब किधर मिल सकता है। तो बीएफएम के बाद जॉब आपको मिल सकता है जो कि ब्रोकिंग फर्म्स है, एंजल ब्रोकिंग बोलो, मोतीलाल ओसवाल बोलो, फिर एडलवाइस बोलो, और ऐसे भी थर्ड पार्टी कुछ कंपनीज है, ई क्लर्क्स, जो कि एक बड़े बड़े कंपनीज का काम लेती है और काम वो लोग अपने इधर काम रन करते हैं। सो ई क्लर्क्स कंपनी, एक्सेल डायनामिक्स है, अब ऐसे कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद और क्या आता है, ये तो हो गया जॉब स्पेसिफिक। अगर जिनको पोस्ट ग्रेजुएट करना है उनके लिए करियर ऑप्शंस क्या है आफ्टर बीएफएम, तो एक है सबका फेवरेट एमबीए इन फाइनेंस, एमबीए इन फाइनेंस। और आप अगर एमबीए इन फाइनेंस के लिए जाते हो तो बीएफएम आपको एक एडेड एडवांटेज दे सकता है, बिकॉज एमबीए फाइनेंस का जो सेकेंड ईयर है, तो सेकेंड ईयर का अगर सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में मैक्सिमम वही आता है, मनी मार्केट, डेरिवेटिव्स, यही सब सब्जेक्ट उसके अंदर आते हैं स्पेशलाइजेशन में एमबीए पे। तो आपको बीएफएम में तो आपने ऑलरेडी सीख लिया क्या है डेरिवेटिव्स, क्या है मनी मार्केट, क्या है म्यूचुअल फंड, तो आपको एमबीए का क्रैक करने में इजी हो जाएगा। जैसे मुझे खुद को हुआ था, बिकॉज मैंने जब सिलेबस देखा एमबीए का, तब मुझे मेरा ऑलरेडी सब कवर हो चुका था, तो मेरे लिए इजी है एमबीए क्लियर करने में। तो बीएफएम का एक एडेड एडवांटेज है। अगर एमबीए इन फाइनेंस, फिर पीजीडीएम भी आता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, उसमें भी सेम ही है, लेकिन उसमें कॉलेज स्पेसिफिक कुछ कोर्स सब्जेक्ट्स वो लोग खुद से डालते हैं प्रैक्टिकल। सो बीएफएम के कोर्स में आपको थ्रू आउट अलग अलग प्रोजेक्ट्स भी रहेंगे, प्रेजेंटेशंस भी रहेंगे, जीडी भी रहेंगे, फिर आपकी इंडस्ट्रियल विजिट्स भी रहेंगे। सो मैं पर्सनली जब बीएफएम कर रहा था तभी मैं बीएससी, एनएससी, फिर आरबीआई, इधर हम लोगों ने इंडस्ट्री विजिट दिया था, तो उनका कैसे चलता है वर्किंग्स, क्या करते हैं, सो मॉनेटरी पॉलिसी उनसे खुद से सीखने मिला था। फिर उन्होंने फिजिकल पॉलिसी क्या आता है, कैसे इम्पैक्ट करता है, ये सब उन्होंने खुद से एक्सप्लेन किया था अच्छे से। इंडस्ट्री विजिट में पता भी चलता है, इंडस्ट्री नॉलेज आता है। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग, ये तो हो गया एमबीए इन फाइनेंस हो गया, पीजीडीएम हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग सीएफए, एफआरएम, जो कि अभी का लेटेस्ट बूम है। हम लोग हमारी कंपनीज में ज्यादा सीएफए, मेरे टीम में ही 2 सीएफएज है, जो कि सीएफए लेवल 2 क्लियर्ड है और एक एफआरएम क्लियर्ड है।
सो CFA FRM हम लोग ज्यादा मतलब देखते हैं कि वह क्यों उसका बूम है, बिकॉज अगर उनका सिलेबस देखोगे तो बहुत ही पर्टिकुलर सिलेबस है, पर्टिकुलर स्ट्रीम के लिए। मतलब अगर मुझे रिस्क में जाना है, अगर रिस्क मैनेजमेंट में अगर मैं काम कर रहा हूँ, तो रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट वाले मैक्सिमम FRM वालों की प्रेफर करेंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट में अगर आप देखोगे उसके सिलेबस में, उसमें सब वैल्यूएशंस है, डेरिवेटिव वैल्यूएशन, ऑप्शन वैल्यूएशन, फ्यूचर्स वैल्यूएशन, फिर इंटरेस्ट रेट स्वैप वैल्यूएशन, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स का वैल्यूएशन इसमें कवर होता है FRM के कोर्स में। सो इसके लिए आपको स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज जरूरत है। तो BFM इसमें एडवांटेज कैसे होते हैं, BFM में ऑलरेडी आपने ये सब सीखा रहता है, एटलीस्ट बेसिक तो आपको पता चल जाता है। तो आपको वैल्यूएशंस क्रैक करने में आप क्लासेस लगा के आपका इजीली वो एडेड एडवांटेज आपको मिलता है FRM में। उसके अलावा आपको आता है CFA में क्या है, ये इसमें 3 लेवल रहते हैं, CFA लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। सो लेवल 1 आपका ऑलरेडी कवर हो जाता है अगर आप BF और MBA करते हो तो। सो आप तो आपका CFA लेवल 1 आपका ऑलरेडी कवर हो जाएगा। अगर आप BFM के बाद MBA भी करते हो तो आपका लेवल 1 का ऑलरेडी उसमें पढ़ाया जाता है। लेवल 2 में थोड़ा टेक्निकल डिफिकल्टी जाता है, बिकॉज थोड़ा बहुत टेक्निकल हो जाता है। हम कोर फाइनेंस में तभी मूव करते हैं CFA में, तो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन आप अच्छे स्टडी करोगे, आपके कंसेप्ट अगर अच्छे स्ट्रांग है तो हम लोग इजीली क्लियर कर सकते हैं CFA भी, इतना टफ नहीं है। फिर आता है, ये तो 2 हो गया, अभी करंटली जो बूम चल रहा है दोनों का मार्केट्स में, इसका ज्यादा डिमांड्स है, बिकॉज हर एक कंपनी अपनी खुद का रिस्क मैनेज करने के लिए रिस्क एक्सपर्ट दिखती है। करंटली फाइनेंस एक्सपर्ट, रिस्क एक्सपर्ट बहुत कम है मार्केट में। इसके लिए लोग ज्यादा, जो कंपनीज है वो FRM CFA ये एक्सपर्ट को देखती है। तो CFA को जॉब किधर मिल सकता है? CFA को जॉब मिल सकता है इक्विटी रिसर्च में, जिधर हम लोग बोल सकते हैं अरे कंपनी का 5 साल के बाद शेयर प्राइस कितना हो सकता है, तो उसका पूरा जो फंडामेंटल एनालिसिस है, इक्विटी टेक्निकल एनालिसिस है, हम लोग पूरा करके वो एक प्राइस निकाल सकते हैं। फिर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में हम लोग हेल्प कर सकते हैं CFAs का, क्योंकि उनका जो एनालिसिस का, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का जो स्किल्स है हम लोग उधर ले सकते हैं। इसके लिए CFA को जब भी जॉब मिलता है, मैक्सिमम जॉब फ्रंट ऑफिस में मिलता है, ट्रेडिंग डेस्क पे मिलता है। वो नॉर्मली ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। FRM नॉर्मली उनका जॉब रहता है रिस्क मैनेजमेंट में रहता है, जो कि रिस्क, जिधर कंपनी का रिस्क इवैल्यूएशन करना, रिस्क मेजर करना, अगर मैं कौन से प्रोजेक्ट में डाल रहा हूँ तो मेरा पैसा उधर कितना इसमें रिस्क है, तो मुझे इसमें से आउटकम कितना मिल सकता है, कितने हद तक मुझे रिस्क लेना चाहिए, ये भी उसमें कवर होता है। ये सब पूरा आपको FRM में कवर हो जाएगा। सो ये हो गए 2 कोर्स। उसके अलावा और क्या कर, इसके अलावा अगर आप फाइनेंस का आपका एक बार नॉलेज आ गया तो उसके बाद आज जा सकते हैं आप क्वांटिटेटिव फाइनेंस के लिए, विच इज सर्टिफाइड क्वांटिटेटिव फाइनेंस, चार्टर्ड क्वांटिटेटिव फाइनेंस CQF। ये भी एक कोर्स है, उसमें पूरा कॉन्स बेस है, मतलब पूरा का पूरा मैथमेटिक्स जो फाइनेंस के पीछे लगता है, एक वैल्यू के पीछे लगता है, पूरा क्वांटिटेटिव उसके अंदर कवर होता है। तो वो डिटेल कोर्स है इसके लिए, लेकिन वो सब करने के लिए आपको फाइनेंस का पहले बेसिक नॉलेज और एटलीस्ट अच्छा खासा नॉलेज पता होना चाहिए। लेकिन तो एक CQF में रिकमेंड पहले नहीं करता, आप पहले करो, आप BFM क्लियर करो, BFM के बाद अगर आप FRM कर सकते हो, FRM एंड CFA के लिए अप्लाई करो। MBA कर सकते हो, MBA भी कर सकते हो, लेकिन मैं MBA को थोड़ा सेकंड प्रेफरेंस दूंगा, FRM CFA को ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा, बिकॉज उनका सिलेबस बहुत अच्छा है, उनका जो सब्जेक्ट्स है बहुत ज्यादा अच्छी इन डिटेल है। उसके अलावा CQF का मैंने ऑलरेडी बता दिया। CQF के अलावा और कौन सा, एक CIRA है, सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट रिसर्च एनालिस्ट, CCRA है, सर्टिफाइड क्रेडिट रिसर्च एनालिस्ट, CDA है, सर्टिफाइड डेट एडवाइजर, सर्टिफाइड वेल्थ मैनेजर, फिर हम लोग बोल सकते हैं CMT एक है, सर्टिफाइड मार्केट टेक्नीशियन, फिर हम लोग बोल सकते हैं CPM जो सर्टिफाइड चार्टर्ड पोर्टफोलियो मैनेजर। सो ऐसे बहुत सारे कोर्सेस है जो आप कर सकते हैं इसके बाद। लेकिन ये सब कोर्सेज करने के लिए आपको एटलीस्ट फाइनेंस थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, बिकॉज आपको वही सब सब्जेक्ट्स ओवरलैपिंग रहेंगे। डेरिवेटिव्स हर सब्जेक्ट, हर इसमें स्ट्रीम में कॉमन है ही, डेरिवेटिव्स का वैल्यूएशन, डेरिवेटिव्स, बॉन्ड्स एनालिसिस, ये सब में कॉमन है। ये सबका आपको बेसिक्स और आपका अच्छे से आपको पता होना चाहिए। इसके लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर एडवांस कोर्सेज में आप आगे जाके करना चाहते हो तो आपको एटलीस्ट बेसिक्स एंड एटलीस्ट आप FRM भी क्लियर कर लोगे तो आपको अच्छा खासा नॉलेज आ जाएगा, तो आप आगे जाके और सर्टिफिकेशन ले सकते हो। अभी मार्केट में तो ये तो हो गया, हम लोगों ने देखा कि BFM क्या है, BFM के बाद कौन से अलग अलग जो करियर के ऑप्शंस है वो देखे। फिर और उसके बाद हम लोग देखेंगे अभी मार्केट में, अभी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। तो अभी इंडस्ट्री में जो डिमांड है, अभी इंडस्ट्री में फाइनेंस एक्सपर्ट्स की डिमांड है। हम लोग खुद जब
कैंडिडेट्स लेते हैं, मैं और हम लोग मैनेजर्स भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, हम लोग कैंडिडेट्स देखते हैं जिनको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पता होना चाहिए, उनको फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स पता होना चाहिए। अगर मैं किसी को पूछूं व्हाट इज अ कॉल ऑप्शन, व्हाट इज अ पुट ऑप्शन, तो उसको एटलीस्ट कंसेप्ट उसका पता होना चाहिए, ना कि कोई मगअप करके आए और कोई बोले कि इसका डेफिनेशन है, लेकिन मगअप करेगा तो बाद में पकड़ा जाएगा ही जाएगा 2-3 क्वेश्चंस के बाद। तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जिसका अच्छा है हम लोग उनको ही सिलेक्ट करते हैं। तो आप ऐसा बोले कि बीएफ एमबीए करके भी बहुत लोगों को कंसेप्ट नहीं पता होता है, बहुत लोग मगअप करके आते हैं, तो उनका चांसेस कम हो जाता है। तो आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से कंसेप्ट समझ के पढ़ोगे, तो आप इजीली आपको कंपनी में एंट्री मिल जाएगी। फिर दूसरा बात है कि इंडस्ट्री में अभी चल रहा है कि फाइनेंस एक्सपर्ट्स तो ऑफकोर्स चाहिए ही चाहिए। कंसेप्ट जिनका कंसेप्ट अच्छा है, प्रोडक्ट्स अच्छा है, उनका बहुत ज्यादा डिमांड्स है अभी, जो कि कंसेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं, जिनको नॉलेज है फाइनेंशियल मार्केट्स का, जिनको डेरिवेटिव्स और इसका सबका बहुत सारा नॉलेज है। उसके बाद अगर एफआरएम सीएफए अगर ये कुछ किया है तो एडेड एडवांटेज रहता है। अभी इंडस्ट्री और अभी जाके अभी इंडस्ट्री इसके बाद किधर मूव कर रही है, तो ये इंडस्ट्री इसके बाद, जिससे किसी ने अभी क्वेश्चन मैंने देखा था पिछली बार कि फिनटेक का किसी ने पूछा, आई एम शॉक कि ये 12th के स्टूडेंट्स अभी ये सब पूछ रहे हैं। आई एम सरप्राइज कि अच्छा है पूछ रहे फिनटेक। ऑफ कोर्स अभी इंडस्ट्री फिनटेक की तरफ मूव हो रही है, जिधर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ऑटोमेशन बोलते हैं, आरपीए बोलते हैं, रोबोटिक्स बोलते हैं ऑफ कोर्स। तो आप अगर सीएफए एफआरएम तो आप करोगे, आपका फाइनेंस स्ट्रांग हो जाएगा। उसके अलावा अगर कौन सा टेक्निकल स्किल्स अगर डेवलप करते हैं तो आप उसमें भी आपको एडेड एडवांटेज मिलता है। जैसे मैं खुद अभी एक्सेल में एक्सपर्ट हूँ, तो मुझे एक्सेल अच्छे से आता है, एक्सेल में मैक्रोज वगैरह मुझे थोड़ा बहुत बनाने आता है। उसके अलावा मैं पाइथन सीख रहा हूँ, बिकॉज ये जो है इसका आपको एडवांटेज मिलता है फिनटेक में। जो फिनटेक बोलते हैं, बहुत सारी कंपनीज अभी अपना कॉस्ट रिड्यूस करना चाहती है। कॉस्ट रिडक्शन में अगर बोलूँ तो कॉस्ट रिडक्शन मतलब क्या, तो जो कंपनी अगर मैं एक पर्टिकुलर काम कर रहा हूँ जो सेट फॉर्मेट में ही चल रहा है, अगर मैं इसको ऑटोमेट कर दूं इसका, तो मेरा वो कॉस्ट बच जाएगा, तो मैं कुछ नया काम लेके आ सकता हूँ। तो उधर हो गया कॉस्ट रिडक्शन। तो इसमें टेक्निकल स्किल्स जो डेवलप करना चाहिए, वो टेक्निकल स्किल्स को भी अभी देखते हैं मार्केट्स में। तो इसलिए जिसने फिनटेक का क्वेश्चन पूछा, तो उसका फिनटेक का यही इसका एक्सप्लेनेशन है। किसने एसीसीए पूछा, ओके, तो एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो बेसिकली लंदन के लिए, लंदन बेस अगर आपको सिग्नेटरी होना है, लंदन में आपको अगर सिग्नेचर करना है, उसके लिए होता है। तो सीए एंड एसीसीए बहुत वैसे ही है, ऐसा कुछ रैपिड फंडा उसमें कुछ है नहीं, सेम ही है। तो ऐसे सारे अलग अलग इंडस्ट्री में आपको मैंने बताया क्या चल रहा है, बीएफएम क्या है, बीएफएम के बाद कौन से ऑप्शंस है। तो बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास, आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं आपके साथ वो कौन से कोर्सेस है वो शेयर कर सकता हूँ। आप अभिजीत सर से, सर से मेरा कॉन्टेक्ट नंबर लेके, तो उनके बाद आप क्वेश्चन अगर भेज के मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो कि मैं आपको आंसर कर पाऊंगा। अभी किसने मुझे बीएफएम के बाद सीए कर सकते हैं क्या, ऑफ कोर्स बीएफएम के बाद भी सीए कर सकते हैं। बीएफएम में 3 साल का ग्रेजुएशन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बैफ के साथ भी आप सीएफए कर सकते हैं, बैफ के साथ भी आप एफआरएम भी कर सकते हैं, बीएफएम के साथ भी आप एफआरएम कर सकते हैं, बीएफएम के साथ भी आप सीएफए भी कर सकते हैं, बीएमएस के साथ भी आप कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, दिस इज अ ग्रेजुएशन कोर्स। लेकिन आप करियर जब चूज करो, कैसे देखो कि अब सीए में अभी कौन सा रिक्वायरमेंट है, सीएफए में कौन सा रिक्वायरमेंट है, सीएफए के सब्जेक्ट्स देखो, उसके हिसाब से आप अपना जो ग्रेजुएशन का करियर है वो चूज करो। तो ग्रेजुएशन में मुझे कौन सा सब्जेक्ट्स, कौन से सिलेबस मुझे एडेड एडवांटेज देगा, जो मुझे सीएफए एफआरएम और सीए क्लियर करने के लिए, वो सब्जेक्ट चूज करके आप देखो।